हे गाइस, तो मैंगा के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लियान जुए और लिंचन हॉस्पिटल जा रहे थे शेंटिंग वेई के एक्सीडेंट के बाद। लिंचन कंफ्यूज था, लेकिन लियान जुए तो बिल्कुल नम हो गया था। सिर्फ शेंटिंग वेई का एक्सीडेंट हुआ है यही सोच रहा था। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि शेंटिंग वेई की हेड इंजरी सीरियस है, पर फीटस सेफ था। लियान जुए को बहुत गिल्ट महसूस हुआ जब उसने शेंटिंग वेई का मिस्ड बर्थडे विश देखा। हॉस्पिटल में कैंगटोंग ने लियान जुए को कंफर्ट किया और उसे हक दिया, जिससे लियान जुए का थोड़ा इमोशनल वॉल ब्रेक हो गया। फिर लियान जुए ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। शेंटिंग वेई के फिंगर में नई वाली रिंग पहनाई और एक सिंपल आई डू कहा, प्रॉमिस करते हुए कि अब कभी वो लीड नहीं होगा। ये मोमेंट उनके बीच का डीप इमोशनल कनेक्शन था। अब कहानी आगे देखते हैं। लियान जुए के किस करने के बाद उसे लगा जैसे शेंटिंग वेई के फिंगर्स हल्की सी कर्ल हुई हों, लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ वैसा का वैसा ही था। कोई मूवमेंट, कोई साइन, कुछ नहीं। उस मोमेंट में लियान जुए का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत शेंटिंग वेई का हाथ पकड़ा और महसूस किया कि उसका अपना हाथ भी कांप रहा है। वो बेड के पास बैठकर बार बार उसका नाम लेने लगा, शेंटिंग वेई, टिंग वेई, वई वई। लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसे उसने सोचा था। वो छोटी सी मूवमेंट शायद बस उसका एक इल्यूजन थी, एक छोटी सी होप जो सिर्फ नर्व्स को झटका देने के लिए ही बनी थी। आगे जब डॉक्टर लियू शेंटिंग वेई का चेकअप कर रहे थे तो उसने पूछा भी, आर यू श्योर डॉक्टर कि शेंटिंग वेई उठने के साइंस दिखा रहा है? डॉक्टर लियू ने उसे थोड़ा तसल्ली देने के लिए कहा, अगर आपने सच में मिस्टर शेन का मूवमेंट देखा तो हो सकता है कि वो आपकी आवाज भी सुन रहा हो। उनसे बात करिए, शायद वो जल्दी जाग जाए। लियान जुए शेंटिंग वेई का पेल सा चेहरा देखता रहा। कुछ देर बाद फिर धीरे से बोला, ओके डॉक्टर। डॉक्टर लियू ने जाने से पहले उसके थके हुए चेहरे को देखकर बोला, मिस्टर लियान, आप यहाँ एक हफ्ते से हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, घर जाके आराम करो। पिछले कुछ दिनों से लियान जुए की अपीयरेंस बिल्कुल बदल गई थी। वो लियान जुए जो हमेशा कंपोज्ड, पॉइज्ड और हाई स्टेटस लगता था, अब वो थोड़ा थोड़ा बिखर चुका था। हॉस्पिटल ने उसके लिए नियर बाई एक रूम भी अरेंज किया था, लेकिन उसने जिद पकड़ ली थी कि वो कहीं और नहीं जाएगा, बस इसी वार्ड में रुकेगा, उस छोटी सी नैरो सोफा पे जहाँ एक रात गुजारना भी मुश्किल था। वो जाने कैसे एक हफ्ते से सो रहा था। इतने बड़े आदमी के लिए जो जिंदगी भर बस लग्जरी में रहा हो, ये सब एडजस्ट करना छोटी बात नहीं थी। जब वार्ड में सब लोग एक एक करके निकल गए, डॉक्टर लियू ने क्वाइटली डोर बंद किया, लेकिन जाते वक्त उसकी नजर लियान जुए पर चली गई, जो वहाँ शेंटिंग वेई के पास खामोशी से बैठा था। लियान जुए का चेहरा थका हुआ जरूर था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल काम थी, जिसे उसने किसी भी इमोशन को बाहर आने से मना कर दिया हो। दोपहर के बाद एक अनवांटेड गेस्ट आई, यूमान। रूम में लियान जुए ने हाफ ब्लैकआउट कर्टन खींच लिए थे ताकि सनलाइट शेंटिंग वेई के चेहरे पे डायरेक्टली ना आए और उसकी नींद खराब ना हो। वो कर्टन से हटा, शेंटिंग वेई का क्विल्ट थोड़ा सा एडजस्ट किया और जैसे ही ऊपर देखा तो डोर के बाहर यूमान खड़ी थी। यूमान की आंखों में क्यूरोसिटी थी और ये देखकर लियान जुए के चेहरे पे कोल्डनेस उतर आई। उसने अपने गुस्से को अंदर दबाया और शेंटिंग वेई का हाथ क्विल्ट के अंदर जेंटली सेट करके दरवाजे की तरफ बढ़ा। यूमान ने डोर के ग्लास से शेंटिंग वेई को देखा, जो बेड पर शांत लेटा हुआ था और उसके क्विल्ट के नीचे से दिख रहा था एक थोड़ा सा उभरा हुआ सा उसका प्रेग्नेंट बेली। पहली बार जब यूमान को चेंचुलियन ने बताया था कि लियान जुए एक प्रेग्नेंट लवर के साथ रह रहा है, तो यूमान शॉक थी, पर इमोशनल नहीं। लेकिन बस इतना समझ गई थी कि अब लियान जुए ने लाइन क्रॉस कर दी है। उसे लगा था कि एक आदमी जो एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ घर में रह रहा है, सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट है। उसने सोचा था कि लियान जुए कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। यूमान ने सिर्फ इसीलिए लियान जुए को चेंगजू से बच के रहने का हिंट दिया था, क्योंकि उसे चेंगचुलियन का ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया था कि जब उसे पता था कि चेंगजू कुछ गलत करने जा रहा है, तब भी वो चुप बैठा था। लेकिन सबसे ज्यादा झटका उसे तब लगा जब वो 2 हफ्ते पहले चेंचुलियन के स्टडी रूम में उसने एक फोटो देखी थी, एक हैंडसम लड़का जो क्लियरली प्रेग्नेंट दिख रहा था। उस मोमेंट में यूमान लिटरली स्टन्ड हो गई थी। वो फोटो देखते ही उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। फिर जैसे तैसे उसने वो फाइल वापस रखी
और खुद भी चुपचाप अपने रूम में वापस आ गई। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे चीजें उसके आसपास हो रही हैं और उसे कुछ पता भी नहीं था। एक पल के लिए उसके दिल में ये भी आया कि वो जाके चेंचुलियन से पूछे कि वो क्यों ये सब इन्फो इकट्ठी कर रहा था और वो क्या सच में लियान जुए को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। लेकिन उस रात जब वो उसके स्टडी रूम के डोर तक पहुंची, तब उसने अंदर से चेंचुलियन की आवाज सुनी जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। और उसने सुना कि जिस इंसान के पास ये प्रेग्नेंट लवर की इंफॉर्मेशन थी, उसको बहुत महंगी प्राइस देकर ये खबर दबवा दी गई थी। तब उसे समझ आया कि हाँ, चेंचुलियन लियान जुए से नफरत तो करता है और हाँ, वो उसे जेल भेजना भी चाहता है, लेकिन इतनी भी नफरत नहीं करता कि उसके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाए। यू मान को अभी भी वो दिन याद था जब चेंगजू ने चेंग फैमिली का घर गुस्से में छोड़ दिया था। उसने जाते वक्त चीख कर कहा था, आप अभी भी उसका साइड ले रहे हो, वो सिर्फ एक कुत्ता है जो चेंग फैमिली ने पाला है। और उसके बाद हुआ था वो कार एक्सीडेंट। जब यूमान को पता चला तो उसके हाथ लिटरली कांप रहे थे। उसने पहली बार चेंचुलियन से डायरेक्टली तकरार की थी और गुस्से में पूछा था, क्या तुम्हें पता था कि चेंगजू क्या कर रहा है? चेंगजुलियन का जवाब सिर्फ एक ठंडा सा हाँ था। इस मोमेंट पे यूमान का गुस्सा बस गुस्सा नहीं रहा, पूरा का पूरा डिसअपॉइंटमेंट बन गया था। उसके लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जो आदमी इतने साल उसके साथ रहा, जिसके साथ उसने बिस्तर शेयर किया, वो इंसान इतना बेपरवाह हो सकता था, जैसे किसी की जान की कोई कीमत ही ना हो। चेंचुलियन ने बस उसकी तरफ एक ठंडी नजर से देखकर बोला था, मैं उसे एक बार बचा चुका हूँ, अब और क्या करूँ? यूमान ने तब डिसाइड किया कि उसे ये रिश्ते से निकलना है। उसका गिल्ट उसे यहाँ ले आया। वो बस ये कंफर्म करना चाहती थी कि शेंटिंग वही ठीक है या नहीं, और शायद वो अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ पुण्य ही कमा ले, वो पुण्य जो उसके पिता ने खो दिया है। जैसे ही यूमान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लियान जुए ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और अपने पूरे शरीर से उसकी नजर ब्लॉक कर दी। यूमान के चेहरे पर तुरंत एक ऑकवर्ड सी एक्सप्रेशन आ गई। लियान जुए की आवाज ठंडी और डायरेक्ट थी। वो बोला, आप यहाँ क्या कर रही हो? यूमान की आवाज हल्की सी कांपती हुई थी, जिसमें श्योरली कॉन्फिडेंस मिसिंग था। बोली, वो मैं बस देखने आई थी उसे। उसने थोड़ा पीछे देखते हुए पूछा, क्या वो ठीक है? बच्चा कैसा है? तुम लोग सब ठीक हो ना? लियान जुए ने एक ठंडी सी हंसी निकाली, फिर उसका चेहरा सीरियस हो गया। उसने दरवाजा बंद करते हुए कोल्ड टोन में कहा, आपकी मेहरबानी होने के बावजूद अभी जिंदा है। यूमान कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, आई एम रियली सॉरी। लेकिन उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई। अपने हस्बैंड पर पूरा दोष ना पड़े इसलिए कुछ छुपा लिया। बस इतना कहा, ये सब चेंगजू ने किया था। लियान जुए बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं आया। उसकी आंखों में बस एक ठंडा सा सवाल था। पूछा, क्या ये सब चेंचुलियन को पता था? यूमान उस क्वेश्चन से शायद थोड़ा घबरा गई थी। थोड़ी देर बाद उसने बस एक हल्की सी आवाज में कहा, हाँ। लेकिन जब उसने लियान जुए की आंखों में देखा तो उसे समझ आया कि ये लियान जुए को भी पता था। इसका मतलब ये नहीं था कि उसने कार एक्सीडेंट के बारे में पूछा था। वो ये पूछ रहा था कि चेंचुलियन को ये पता है कि शेंटिंग वही आज किस हालत में है। और यूमान को ये बात अभी समझ नहीं आई थी। वो बस चुप करी रही। फिर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, चेंचुलियन तुम्हारे अगेंस्ट नहीं कुछ करेगा। जैसे जैसे वो बोलती गई, उसकी आवाज और हल्की होती गई, जैसे हवा के साथ उड़ ही जाएगी। चेंजू के साथ जो हुआ, उसकी वजह से फैमिली के बिजनेस में बहुत बुरा असर पड़ा है। पूरा घर उथल पुथल में हो चुका है और चेंचुलियन के पास अब टाइम ही नहीं है तुमसे निपटने का। और वैसे भी तुम दोनों इतने साल साथ रहे हो, वो तुम्हारे साथ इतना भी रूथलेस नहीं बनेगा। लेकिन ये सब बोलते वक्त लियान जुए ने एक बार भी कोई जवाब नहीं दिया। यूमान ने जब फाइनली ऊपर देखा तो उसने देखा कि लियान जुए की नजर वार्ड के डोर के ग्लास पे टिकी हुई थी, जहाँ से वो सिर्फ शेंटिंग वही के सोए हुए चेहरे को देख रहा था। यूमान की बात खत्म होने के बाद लियान जुए ने अपनी नजर वापस खींच ली और उसका एटीट्यूड और टोन दोनों वैसे ही थे, कोल्ड स्ट्रेट। बोला, और कुछ? यूमान ने एक बार फिर वार्ड की तरफ देखा, लेकिन
उससे पहले कि उसकी नज़र हॉस्पिटल बेड पर सोए हुए आदमी तक पहुंचती, लियान जुए ने बिना कुछ कहे उसके व्यू के बीच में खुद को लाकर रख दिया। यूमा ने नज़र हटा ली, थोड़ा रुककर बोली, मैं जा रही हूँ। लियान जुए ने ना पूछा कि वो कहाँ जा रही है, ना कुछ रिस्पॉन्स दिया, जैसे उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। और शायद यूमान को भी उसके जवाब की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने बस अपने आप से कहा, मौसम देखा था मैंने, परसों का दिन काफ़ी अच्छा होगा, नई जिंदगी शुरू करने के लिए परफेक्ट। लियान जुए को ना उसके नए जीवन में कुछ इंटरेस्ट था, ना उसके पुराने में, लेकिन एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बेसिक तमीज़ और सेल्फ कंट्रोल के चलते वो बस वहाँ खड़ा रहा था, शांत। जाते जाते यूमान थोड़ी देर रुक गई, फिर अपने बैग से एक लिपस्टिक निकाली और एक टिश्यू पे कुछ नंबर्स लिखे। उसके हाथ में वो टिश्यू थमाते हुए बोली, अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा है तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। मेरे पास एक जगह है अब्रॉड, बच्चा पालने के लिए सेफ है। शेंचुलियन कभी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। अगर ज़रूरत हो तो शेंटी वई को वहाँ भेज देना। लियान जुए ने उसे गुड बाय नहीं कहा, बस वो टिश्यू ले लिया और हाँ में हाँ मिला दी। जैसे ही यूमान चली गई, एक नर्स आई और बोली, डायरेक्टर लियू आपको बुला रहे हैं। लियान जुए कुछ देर तक वार्ड के बाहर ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहा, फिर फाइनली डॉक्टर लियू के ऑफिस की तरफ चला गया। ऑफिस में जैसे ही एंटर किया, डायरेक्टर लियू का फेस पहली बार थोड़ा रिलैक्स दिखा। वो ऑलमोस्ट स्माइल करते हुए बोला, मिस्टर लियान आइए बैठिए। उसने एक ब्रेन स्कैन पे छोटी सी शैडो दिखाई और कामली एक्सप्लेन किया, मिस्टर शेन के दिमाग में अभी भी थोड़ी सी क्लॉटिंग है, जिससे उनके नर्व्स कंप्रेस हो रहे हैं, इसीलिए वो होश में नहीं आए हैं अब तक, लेकिन उनका रिकवरी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और फिर डॉक्टर लियू की आंखों में सच में उम्मीद थी जब उसने कहा, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मिस्टर शेन अगले 3 दिन के अंदर ही उठ जाएंगे। जितने दिनों से लियान जुए का दिल इतना टाइट था, उस मोमेंट में जैसे सब कुछ धीरे से हल्का हो गया हो। उसने खुद को 2 बार एक ही शब्द बोलते सुना, पहले हल्की आवाज़ में सांस लेते हुए ओके, फिर एक बार ज़्यादा क्लियरली ओके। डायरेक्टर लियू भी उसके जितने ही खुश दिख रहे थे। थोड़ा सा कंट्रोल करने के बाद वो उसे बताने लगे कि अगर पेशेंट होश में आता है तो कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे सर दर्द, चक्कर, थकान, भूख ना लगना या थोड़ा मेमोरी लॉस भी, और कभी कभी न्यूरल सिस्टम भी टेम्परेरी अफेक्ट हो सकता है। उन्होंने एक केस फाइल भी दिखाई जिसमें लिखा था कि एक पेशेंट होश में आके बोला था, मैंने यूएफओ देखा था। लियान जुए ने बस हल्की सी हंसी के साथ फाइल को पकड़ा और 1-2 केस क्विकली देख भी लिए। तभी हॉस्पिटल के यूजुअल नर्स जो ड्रेसिंग चेंज करती थी, वो हाफते हुए अंदर दौड़ती हुई आई। डॉक्टर लियू ने उसे ऐसे जल्दी में एंट्री करते देख गुस्से से घूरा और डांटा भी शायद, लेकिन नर्स ने किसी बात का इंतजार नहीं किया, ना परमिशन ली ना रुकी। उसने सीधा चीख के बोला, मिस्टर लियान, डायरेक्टर लियू, बुरा हुआ, मिस्टर शेन वो वार्ड में नहीं है। जैसे ही नर्स ने बोला कि मिस्टर शेन वार्ड में नहीं है, लियान जुए बिना 1 सेकेंड वेस्ट किए सीधा वार्ड की तरफ दौड़ा। ऑफिस से लेकर वार्ड तक का वो छोटा सा रास्ता उसके मन में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को भर रहा था। शायद लियान जुए उठ गया हो और वॉशरूम गया हो, या फिर आँख खुली हो और मुझे ना देख के मुझे ढूंढने चला गया हो। लेकिन जैसे ही लियान जुए ने वार्ड का दरवाज़ा खोला, उसकी सारी उम्मीदें एक एक करके टूट गई। शेंटिंग वही कहीं भी नहीं था। उसने सबको ऑर्डर दिया, अपना काम छोड़ो, पूरा हॉस्पिटल छानो। खाली बेड के नीचे तक देखने को बोला, लॉकर्स तक चेक करवाए गए जहां एक आदमी छुप सकता हो, पर सब कुछ जैसा था वैसा ही था। बेड पे वही नीटली बिछा हुआ क्विल्ट पड़ा था, साइड में जो नए स्लिपर्स रखी थी वो भी अनटच थी, और कबर्ड में जो कपड़े थे वो भी अभी तक फोल्डेड थे, जैसे कुछ बदला ही नहीं हो। पर शेंटिंग वही वहाँ नहीं था। बस लियान जुए ने तुरंत पूरे हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। जिस मोमेंट से वो रूम से निकला था, उसके बाद का हर एक सेकंड का फुटेज चेक करने को बोला। शुरू में तो वो काम था, उसने पुलिस को भी कॉल किया, अपने लोगों को नियर बाय रोड्स, शॉप, गेट्स तक भेजा, हर जगह की सर्वेलेंस चेक करवाई, पर पूरी रात निकल गई थी और एक भी क्लू नहीं मिला। उसका पेशेंस अब टूटने लगा था। उसके अंदर एक अलग सी पैरानोया जाग गई थी, जैसे वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। उसने सबको मॉनिटरिंग रूम से निकाल दिया, खुद अंदर लॉक हो गया और बिना पलके झपकाए वो स्क्रीन पे स्टेयर करता रहा।
हर एक इंसान को चेक किया जो हॉस्पिटल के अंदर या बाहर गया हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई उस जैसा दिखता हो या नहीं। लेकिन अंत तक वो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि शेंटिंग वेई के वार्ड से जाने का एक भी फ्रेम सीसीटीवी में नहीं था। शेंटिंग वेई जैसे हवा में गायब हो गया था। सिर्फ 10 मिनट के लिए लियान जुए वार्ड से बाहर गया था और उस दौरान शेंटिंग वेई सिंपली वैनिश्ड। जब ये बात कंफर्म हुई तो लियान जुए तो लिटरली लॉस्ट इट। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने बेड साइड टेबल पे रखा हुआ पानी का ग्लास तोड़ दिया, क्विल्ट को बेड से खींचकर जमीन पर पटक दिया, वार्डरोब के कपड़े भी फेंक दिए। सब कुछ बिखर गया। आईवी स्टैंड भी घूमकर टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों के बीच गिर गया। फ्लोर पर ड्रिप का ग्लूकोज टपक रहा था और वार्ड का डिसइंफेक्टेंट का स्ट्रॉन्ग स्मेल मिलके पूरी हवा में एकदम घुटन भर गई थी। रूम का टेम्परेचर मानो फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर गया हो। लियान जुए के कान में सिर्फ एक शार्प हमिंग गूंज रही थी। ना सांस की आवाज सुनाई दे रही थी, ना दिल की धड़कन। उसने जितना खुद को कंट्रोल किया था शेंटिंग वेई के एक्सीडेंट के बाद से, वो सब कंट्रोल इस पल में टूट गया था। 30 साल की छिपी हुई सारी इमोशंस एक ही बार में बाहर फट पड़ी थी। तभी लियान जुए ने एक डॉक्टर के कॉलर को पकड़ लिया। तुम लोगों को उसका ध्यान रखना था ना। एक हॉस्पिटल में एक इंसान गायब हो गया और तुम किसी को पता ही नहीं। पूरा स्टाफ चुपचाप सांस रोक के खड़ा था। कोई कुछ नहीं बोला। कोई नहीं चाहता था कि उसकी जरा सी आवाज भी लियान जुए को और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कर दे। डॉक्टर डर के मारे काम गया। उसकी आंखों में सिर्फ पैनिक था। वो लियान जुए की आंखों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लियान जुए ने उसका गला नहीं दबाया, बस कॉलर को कस के पकड़ लिया। उसने बड़ी भारी आवाज में बोला, तुम्हें पता था ना उसकी सर्जरी हुई है। उसके जख्म अभी भी ठीक नहीं हुए। उसकी बॉडी अभी भी कमजोर है। फिर भी डॉक्टर की आवाज भी निकल नहीं रही थी। वो सिर्फ धीरे से हाँ में हाँ मिला रहा था। पता है मिस्टर लियान, हमें पता है। प्लीज डोंट वरी, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उसे जरूर ढूंढ के निकालेंगे। लियान जुए ने धीरे धीरे डॉक्टर का कॉलर छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखों का लालपन कम नहीं हुआ। उसने अपना चेहरा घुमाया और पूरे रूम में जो स्टाफ खड़ा था उन सब की तरफ रेज फिल्ड आंखों से देखा और बोला, तुम लोगों को पता भी है कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है? तुम लोगों को पता है कि बाहर कितनी ठंड है? हॉस्पिटल के अंदर जब भी इंसान बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि सब लोग जिम्मेदार होते हैं। और हर किसी का दिल इस वक्त डरा हुआ था, गिल्ट से भरा हुआ था। इतना बोलने के बाद लियान जुए के पेशेंस की लास्ट लिमिट क्रॉस हो गई थी। फिर उसने अपना कंट्रोल कंप्लीटली लॉस करते हुए चिल्लाकर बोला, सब निकल जाओ यहाँ से। वो आवाज इतनी स्कैरी थी कि लोग लिटरली भाग गए, जैसे उनके पाप माफ हो गए हों। पर भागने के बाद भी कोई नहीं रुका। हर कोई शेंटिंग वेई को ढूंढने में लग गया बिना रुके। पर ये सब कुछ इतना अजीब था। एक जिंदा इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है? जब लिन चेन जियांगशेन से वापस आया तो लियान जुए रूम में अकेला था। हॉस्पिटल के उस मेसी वार्ड में वो सोफे पर झुककर बैठा हुआ था। आंखें सीधा बिस्तर की तरफ थी, जहां अब सिर्फ रिंकल शीट सी पड़ी थी। उसकी आंखों में कोई फोकस नहीं था, जिसे वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा है। लिनचन ने धीरे से वार्ड का दरवाजा खोला, अंदर आया और लियान जुए को 2-3 बार बुलाया। लियान जुए ने काफी देर बाद बस एक हल्का सा कहा, जैसे उसके अंदर से आवाज निकलना भी मुश्किल हो रहा हो। लिनचन ने बताया कि उसने ऑलरेडी लोगों को लगाया है मिस्टर शेन के एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स ट्रेस करने के लिए, पर वो खुद भी जानता था कि ये सब करना बेकार है। जब कोई इंसान अपना कोई भी निशान छोड़ के नहीं गया तो उसे ढूंढने का कोई तरीका कैसे चलेगा। थोड़ी देर चुप रहकर लिंचन ने बस इतना कहा, बिना किसी प्रूफ के, सिर्फ उम्मीद के साथ, मिस्टर शेन सेफ होंगे सर। उसके कुछ ही मिनट्स बाद लियान जुए अचानक से सोफे से उठ गया। उसने डायरेक्ट लिंचन से बोला, मुझे कार की कीज दे दो। लिंचन ने अपने पॉकेट में हाथ डाला पर उसका हाथ थोड़ा रुक गया। उसने लियान जुए की आंखों में देखा। वो लियान जुए जैसा लग ही नहीं रहा था। इस हालत में उसे अकेले ड्राइव करने देना सेफ नहीं था, इसलिए उसने कीज नहीं दी और इंस्टेड पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ देता हूँ। लियान जुए अब किसी कंसर्न को समझने के मूड में नहीं था। लिंचन के हेसिटेशन से वो और ज्यादा इम्पेशेंट हो गया।
इसीलिए उसने कीज के लिए जिद नहीं की, पर उसकी आवाज में वो ठंड थी और बिना रुके वो डोर की तरफ बढ़ा और बोला, शेन फैमिली।